नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है प्राचीन भारतीय अनुवाद परंपरा, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ ट्रांसलेशन। और आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं वैदिक संस्कृत और अनुवाद। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लौकिक संस्कृत और अनुवाद। तीसरा है पाश्चात्य से संस्कृत में अनुवाद। चौथा है गुप्त शासन काल में अनुवाद। और इस प्रक्रिया में हम भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की भी चर्चा करेंगे, जिसमें मराठी से कैसे प्राकृत ग्रंथों में अनुवाद हुए, और इसके अलावा बीच बीच में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे प्राकृत भाषा में अनुवाद हुए, यानी संस्कृत में लिखित ग्रंथों में प्राकृत भाषा को किस रूप में व्यवहृत किया गया है, बताया गया है। तो चर्चा आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय अनुवाद परंपरा। जब हम प्राचीनता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास जो लिखित साहित्य है उसका उल्लेख तो होता ही है, और इसके साथ साथ जो आदिम स्रोत है, यानी जब प्राचीन कहते हैं तो उसके लिए कोई ये मानकीकरण की प्रक्रिया नहीं है कि कहाँ से शुरू होती है। जितना भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि लगभग 5000 साल पुरानी परंपरा हमारी है, और जो हिस्टोरियोग्राफी हुई है उसमें भी कितने भी जो वस्तुनिष्ठ दृष्टि से इतिहास लेखक रहे हैं, उन लोगों ने भी लगभग 2500 साल 3000 साल परंपरा तो बताई ही है। 3000 साल जब परंपरा मैं कह रहा हूँ तो उसका कारण ये है कि 6th सेंचुरी BC, जो यानी ईसा की 6ठी शताब्दी के पहले हमारे यहाँ रामायण महाभारत की रचनाएं मानी जाती हैं, जो एपिक एज कहा जाता है। उसके पहले ये लौकिक संस्कृत है, उसके पहले वैदिक संस्कृत मानी जाती है। और वैदिक संस्कृत जैसा हम जानते हैं कि बुद्ध और जैन का भी लगभग 6th सेंचुरी BC में जन्म हुआ, और उन लोगों ने वैदिक रचनाओं का विरोध किया था, वेदों का विरोध किया था। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि हमारी जो संस्कृति है कम से कम 3500 साल पुरानी तो स्पष्ट रूप से है, और कोई भी इतिहासकार उसको उससे नया नहीं साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये परंपरा कम से कम 5000 साल पुरानी है। तो उस ब्यौरे में हम नहीं जाएंगे कि वर्ष कब हुआ, कार्बन डेटिंग क्या हुई, कैसे अवशेषों के माध्यम से हमने चर्चाएं की, क्योंकि यहाँ हम प्राचीन इतिहास के संदर्भ में नहीं चर्चा करें, ना हमारा उद्देश्य है, ना आप लोगों को संबोधित करना है। लेकिन जिस प्राचीन अनुवाद परंपरा की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो जब से अज्ञात काल से लेकर के और लगभग 1000 AD तक, 1000 ईस्वी तक का जो समय है उसको प्राचीन काल में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद का जो दौर है वो मध्यकाल, मिडिवल हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है, मिडिवल इंडिया। उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। और फिर जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन काल से हम आधुनिक काल को जोड़ करके देखते हैं। यद्यपि आधुनिकता अनेक देशों में अलग अलग, जैसे इटली में 12th सेंचुरी से ही मॉडर्न पीरियड को मान लेते हैं, यद्यपि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जोड़ करके देखने की कोशिश की जाती है। तो हम यहाँ हिस्टोरियोग्राफिक पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर काल विभाजन की ये जो स्थितियां हैं उसके आलोक में हम अनुवाद की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृत की। हमारी जो भाषाएं हैं, देखिए भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में भी दो तरह के व्यवहार हुए हैं। ज्यादातर भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत से प्राकृत और पाली, और उसके बाद फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी और आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। इस दृष्टि से
भाषा के विकास की परंपरा की चर्चा की जाती है। लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानिक मानते हैं और इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, संस्कृत से ही, वैदिक संस्कृत से ही भाषाओं का जन्म और उद्भव नहीं हुआ, बल्कि लोक भाषाएं कभी रही होंगी और उन भाषाओं से ही संस्कृत का जन्म हुआ होगा और संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश पाली प्राकृत से होते हुए हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें हम विभिन्न भारतीय और भाषाओं को जानते हैं, समझते हैं। जो भी सिद्धांत हम स्वीकार करें इन दोनों में से, उसमें भी कोई जो तथाकथित आदिम भाषाएं, लोक भाषाएं होंगी, उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इस दृष्टि से हम देखें तो संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा हम कहेंगे। और भारत के संदर्भ में जो संस्कृत की चर्चा हम कर रहे हैं, तो संस्कृत में जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये उसमें वेदों की रचना की गई। वेदों की रचनाओं के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि वेदों की जो रचनाएं हुई हैं वो वैदिक संस्कृत में हुई हैं, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनका उल्लेख उसमें मिलता है। इनका जो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचना की गई है, उसमें कैसे विचारों को भी व्यक्त किया गया है, कैसे दृष्टियों को व्यक्त किया है, कैसे कैसे इनका संयोजन किया गया है, कैसे इनको देख करके समझने की कोशिश की गई है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टि से भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, उसको देखने की कोशिश करें कि इनमें जो रचनाशीलता की गई है, उसमें अवेस्ता में जो बातें मिलती हैं, अवेस्ता में वेदों की कुछ बातों का उल्लेख मिलता है। अवेस्ता भी पुरानी रचना मानी जाती है। तो कुछ जो छंदों का प्रयोग है, कुछ अन्य विचारों का प्रयोग है, उसको उस दृष्टि से देखने समझने की जरूरत है। तो इसके अलावा हम देखें कि जब हम अनुवाद को भाष्य, टीका, रूपांतरण के रूप में जानते हैं, तो जो वैदिक रचनाएं हैं उनकी जो व्याख्या होती है उसको भाष्य कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में जो रचनाओं का विश्लेषण होता है या अनुवाद होता है उसको भाष्य कहते हैं। जो लौकिक संस्कृत में होता है उसको टीका कहते हैं। इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और खासतौर से बाद की जो रचनाओं का विश्लेषण होता है, गद्यात्मक रचनाओं का, जो उसे अन्वय कहते हैं। ये सब हम विस्तार से अनुवाद की परिधि में इनको शामिल कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से अनुवाद की परंपरा के आलोक में इनको समझने की जरूरत है। अब हम देखें कि वैदिक संस्कृत से कैसे लौकिक संस्कृत में अनुवाद हुई है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में अनुवाद का मतलब कि लौकिक संस्कृत जो एपिकल एज, जिसे हम बाद में जानते हैं कि रामायण महाभारत जो रचनाएं लिखी गई, और ये उस संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। और कैसे जैसे शब्दों के भी प्रयोग बदल गए, लौकिक संस्कृत में पुराण रचे गए, शास्त्रों की जो रचनाएं हुई वे लौकिक संस्कृत में हुई हैं। इस दौर तक आते आते क्या हो गया था कि भावात्मक एवं शाब्दिक समानताएं भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ विचार वहां से रखे गए हैं जो सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसा लगता था कि शाब्दिक अनुवाद दिखाई देता है, लिटरल ट्रांसलेशन इसमें कुछ दिखाई देता है। यानी भावानुवाद और शब्दानुवाद से जुड़ने के प्रमाण दोनों ही उपलब्ध हैं। दोनों तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं कि वैदिक संस्कृत से जो लौकिक संस्कृत में अंतरण होता है वो दिखाई देता है। और उसमें हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे उससे जुड़ाव होता है और कैसे वहाँ की कही गई बातों को लौकिक संस्कृत में भी, लौकिक ग्रंथों में, लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में भी देखने की कोशिश हुई है, उसको जोड़ने की कोशिश हुई।
अब लौकिक संस्कृत की चर्चा करते हैं। ये है लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचनाएं हुई हैं। रामायण महाभारत में मूल कृतियां लिखी गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये विचार जो आते हैं उनमें से, जैसे जो सगुण उपासना के विचार हैं या जो रचनात्मकता है, जो महाकाव्यात्मक बातें हैं, जो विचारोत्तेजक बातें लिखी गई हैं, और जो अद्वैतवादी प्रमाण है या द्वैतवादी प्रमाण है, द्वैताद्वैतवादी प्रमाण है, ये सब कहाँ से जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं वेदों से, ऋचाओं से लिए गए हैं। और जो हमारे यहाँ रचनाएं आती हैं वो उनसे जुड़ती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कहा गया है, मान लीजिए कि उपनिषद की जो रचना है, यतो यतो यतः समीह से ततो नाभिम कुरसन्न को प्रजाभ्याम सन्न को पशुभ्य, जिस जिससे चाहते हो उससे हमको अभय दान प्रदान करो, अभय करो, निर्भय करो, शन्न करो कुर प्रजाभ्याम, प्रजाओं का कल्याण करो, लोगों का कल्याण करो, शन्न कुर पशुभ्य, पशुओं का भी कल्याण करो। ये हमारी वेदोपासना की पद्धतियां थी। तो उसमें जो देवताओं की स्थितियां थी वो भी कैसे कैसे बदलती हुई आई। तो ये जो परंपराएं हैं भक्ति के विकास की, वो भी वेदों से आई है। तो वहाँ वेद से जो विचार और भावनात्मक संवाद हुआ, उसको भी हम अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में ही देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो लौकिक संस्कृत में जो प्रमुख दो महाकाव्य लिखे गए, जिसमें रामायण महाभारत है, तो वो वैदिक संस्कृत से ये जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से भी और कहीं कहीं शाब्दिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब भाषा विज्ञान की दृष्टि से और अनुवाद की कोटियों की दृष्टि से देखें तो हम जानते हैं कि ये जो विवेचन है वो किसके दायरे में आता है। तो ये विवेचन निश्चित रूप से इस परिप्रेक्ष्य में आता है कि इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, एक ही भाषा के बीच में अनुवाद हो रहा है, यानी वो भी संस्कृत ये भी संस्कृत। तो संस्कृत से संस्कृत में ही अनुवाद है, लेकिन उसके कहने का दायरा अलग हो गया है और कहने की जो पृष्ठभूमि है वो अलग हो गई है, कहने का परिप्रेक्ष्य अलग हो गया। इन तीन दृष्टियों से उसमें परिवर्तन देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके आगे क्या चलता है। तो वो है प्राकृत भाषा में अनुवाद। प्राकृत में अनुवाद होने लगे, और जब भाषा के विकास की परंपरा की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करें तो हम कैसे देखते हैं? हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये जो भाषाओं का विकास है वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद प्राकृत और पाली प्राकृत से जुड़ करके सामने आता है। और ये जो हमारे यहाँ अलग अलग तरह के अपभ्रंशों की कोटियां विस्तार से दिखाई देती हैं, उसमें क्या है कि कभी उसको हम मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी, अनेक प्राकृतों के माध्यम से जोड़ करके इसको देखते हैं। कई तरह के प्राकृत थे, कई तरह के अपभ्रंश थे, और पाली की भी स्थितियां थी जिसमें त्रिपिटक की रचना की गई थी। उसकी चर्चा बौद्ध के संदर्भ में ज्यादा उपयोगी होगी, बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के संदर्भ में, लेकिन यहाँ रेखांकन करना आवश्यक है। तो क्या होता था कि हमारे यहाँ जो परंपरा थी कि संस्कृत बोलने की तथाकथित जो स्थितियां थी, ये असल में व्याख्या का प्रश्न है। कि अभी भी देखिए क्या होता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। किसी उपन्यास, कहानी, नाटक को पढ़िए तो आप क्या करेंगे, कुछ पात्र किसी स्थिति में अंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ अपनी स्थानीय भाषा में बात। मान लीजिए किसी रचना का उल्लेख करें आप, हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर अगर नदी की द्वीप उपन्यास अज्ञे का, उसको पढ़ें तो उसके पात्र किसका उद्धरण दे रहे हैं, बांग्ला के दे रहे हैं, अंग्रेजी के उद्धरण दे रहे हैं। क्योंकि अभिजन द्योतक है, ये एलीट क्लास होने की जो है उसका परिचय देता है। लेकिन कुछ जो कम पढ़े लिखे चरित्र हैं, पात्र हैं, वो किस रूप में व्यक्त करेंगे? निश्चित रूप से वो दूसरी भाषा में। वो जैसे कोई किसी
मान लीजिए कि राग दरबारी या मैला आंचल के पात्र क्या है, अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जो मानसिक स्थिति होती है, शैक्षणिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, उसके साथ भाषाओं का भी व्यवहार जुड़ा हुआ। तो लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं लिखी जाती थी उनमें जो कुछ चरित्र होते थे वे संस्कृत नहीं बोलते थे, तो उनसे क्या बुलाया जाता था, उनसे उनका जो कथन था, उनका डायलॉग जो था वो प्राकृत में लिख दिया जाता था। जैसे संस्कृत के नाटक में स्त्रियों, सेवक जो हैं, स्त्रियां हैं, सेविकाएं हैं, विदूषक हैं, श्रमिक हैं, ये संस्कृत नहीं बोलते थे, इनके जो डायलॉग थे वो प्राकृत में होते थे। तो इस तरह से वो व्यवहार करते थे और इसके अनेक उदाहरण हर जगह मिलते हैं। जैसे अश्वघोष घोष के नाटकों में मागधी, शौरसेनी, अर्ध मागधी, इन प्राकृत भाषाओं में उनके आख्यान मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि उसका जो है रूपांतरण उसमें कर दिया गया है, वो दिखाई देता है। इसी तरह मृच्छकटिकम में जो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, शूद्रक का नाटक है, उसमें अवंती, चांडाली, मागधी ये प्राकृत हैं और इनका प्रयोग उन चरित्रों के लिए किया जाता था जिनके लिए तथाकथित रूप से संस्कृत का प्रयोग वर्जित था। लेकिन ये कहना उपयोगी नहीं होगा, उपयुक्त भी नहीं होगा, ये कहना सर्वथा अनुचित होगा कि उन पर रोक लगी थी। बल्कि तथ्य ये है कि जिस भाषा प्रयोग का स्तर होता है वो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों के प्रति हम ज्यादा सहज और ज्ञानी होते हैं, हम उसी भाषा का तो व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर या समाज का स्तर बदल जाता है या कि वर्ग का अभिजन वर्ग में समूह में जब आप बोलते हैं, बहुत से लोग एकेडमिक डिस्कोर्स में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही एक श्रेष्ठता का द्योतक हो गई है। यद्यपि कोई भी भाषा श्रेष्ठता का द्योतक नहीं होती है, लेकिन जो व्यावहारिक स्थितियां हैं वो यही है। तो इस दृष्टि से कभी देववाणी, कभी अभिजन वाणी, कभी प्रभुवाणी, इन सब के माध्यम से लोग अपने विचारों को व्यक्त करते रहे हैं, प्रकट करते रहे हैं। इस दृष्टि को भी समझने में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जो ये चरित्र थे, इसी तरह से कालिदास की बहुचर्चित रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनका नाटक है, ये मेघदूत है, इनमें खासतौर से अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की भाषा और दुष्यंत की भाषा में अंतर है। ये इसलिए नहीं कि स्त्री पुरुष, इसलिए भी कि वो जो है एक राजा भी था, शासक भी था, तो इसलिए भी ये अंतर दिखाई देता है। इसी तरह से जो विदूषक हैं, जो सेविकाएं हैं, उनकी भाषाओं में भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये एक तरह से रूपांतरण या अनुवाद का ही प्रारूप है। उस संदर्भ में, उस परिप्रेक्ष्य में ही इसको समझने की, जानने की जरूरत है। अब हम आते हैं पैशाची से संस्कृत में अनुवाद। पैशाची जो प्राकृत है उससे कैसे संस्कृत में अनुवाद हुआ, उसका बहुत बड़ा रोचक उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। वो ये है कि बहुचर्चित रचना गुणाढ़ की बड्ड कहा जो है, ये प्राकृत में लिखी गई थी। अब यहाँ रिवर्स गियर में बात चली है। पहले जैसे अभी तक क्या होता है कि अभी भी हम देखें तो अंग्रेजी से हिंदी में हम अनुवाद करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की कोई प्रमुख रचना को हम हिंदी में लिख सकते। लेकिन इसके विपरीत श्रेष्ठ जो रचनाएं हैं उसका हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। तो उसी पद्धति को देखें कि प्रायः संस्कृत से प्राकृत में अनुवाद हुए या अपभ्रंश में अनुवाद हुए, अन्य भाषाओं में हिंदी में अनुवाद हुए। लेकिन जो पैशाची से संस्कृत में अनुवाद हुए, ये एक विशिष्ट उदाहरण है कि पैशाची में इतनी महत्वपूर्ण रचना रची गई, इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ, इतनी प्रमुख रचना आई कि उसका संस्कृत में अनुवाद करना आवश्यक लगा और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसको महत्वपूर्ण समझा गया। इसलिए उसकी रचना करने का, उसका अनुवाद करने का विचार आया और न केवल एक दो अनुवाद हुए बल्कि कई अनुवाद हुए। इतनी महत्वपूर्ण रचना कि मूलतः वो पैशाची में लिखी गई, जो गुणाढ़ की बड्ड कथा थी। रचनाकार गुणाढ़, रचना का नाम बड्ड कहा, और वो मूलतः पैशाची में लिखी गई थी।
और उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ और कई अनुवाद हुए, एक दो नहीं कई अनुवाद हुए। 3 प्रमुख अनुवाद तो आज भी सुरक्षित हैं और उपलब्ध हैं, आसानी से मिल सकते हैं, जिनकी बहुत चर्चा होती है। वो क्या है? बृहद स्वामी ने जो बृहद कथा श्लोक संग्रह, बृहद स्वामी ने उसका अनुवाद किस रूप में किया? संस्कृत से प्राचाची से संस्कृत में किया। उसका शीर्षक दिया बृहद कथा श्लोक संग्रह, बृहद कथा श्लोक संग्रह। और दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार थे क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी के नाम से इसका अनुवाद किया। पहले बुद्ध स्वामी ने बृहद कथा श्लोक संग्रह नाम से संस्कृत में अनुवाद किया, दूसरे क्षेमेंद्र ने इसका बृहद कथा मंजरी के नाम से अनुवाद किया, और तीसरा सोमदेव ने कथा सरित सागर के नाम से अनुवाद किया। कथा सरित सागर की चर्चा इतनी ज्यादा होती है, कई बार लगता है कि ये जैसे मौलिक रचना है और बड्ड कहा से इसका कोई सरोकार ही नहीं है, जबकि गुणाढ्य की ये सुपरिचित रचना है, सुप्रसिद्ध रचना है, जिसका संस्कृत में अनुवाद हुआ। अन्य अनेक अनुवाद हुए, सूत्रात्मक शैली में भी अनुवाद किए गए, विस्तृत अनुवाद भी किए गए। इसको इस दृष्टि से भी देखने समझने की जरूरत है। गुप्त शासन काल में हुए अनुवाद, गुप्त शासन काल में जो अनुवाद हुए वे एक तरह से रचना और अनुवाद की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त शासन काल भी हमारे यहाँ स्वर्ण युग कहा जाता है इतिहास लेखन की दृष्टि से। अगर प्राचीन भारत का इतिहास लिखना है तो गुप्त शासन काल को केंद्रीय महत्व देना होगा। उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए। शासकीय दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत के उत्थान का काल था, बहुत सी सुंदर रचनाएं संस्कृत में लिखी गई और व्यापक पैमाने पर संस्कृत में अनुवाद हुए। इस दृष्टि से भी उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो संस्कृत का जो प्रभाव काल है वो कहा जा सकता है। और अगर अनुवाद की दृष्टि से भी देखें तो इन्फ्लुएंस थियरी जो है यहाँ काम कर सकती है कि जो तुलनात्मक साहित्य यानी कंपैरेटिव लिटरेचर में इन्फ्लुएंस एक थियरी के रूप में काम करता है, उसको भी समझने की जरूरत है। उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो संस्कृत एक वैभवशाली भाषा के रूप में आई, और जरूरी नहीं कि संस्कृत से सीधे अनुवाद हुए, बल्कि विचारों का प्रभाव, प्रभुत्व कैसे हुआ, उसका इन्फ्लुएंस कैसे आया, इसको भी जानने और समझने की जरूरत है। तो उस दृष्टि से देखें तो उच्च कोटि की जो रचनाएं लिखी उस दौर में, उत्तराध्ययन की टीकाओं में बहुत से बातों का उल्लेख मिलता है, और ये उल्लेख मिलता है कि प्राकृतिक कथाओं का लक्ष्मी बल्लभ ने संस्कृत रूपांतरण किया। संस्कृत में बहुत व्यापक पैमाने पर अनुवाद कार्य हुए और रूपांतर भी हुए। रूपांतर का अर्थ ये हुआ कि उसमें कुछ अपने ढंग से भी बातें जुड़ी। एडेप्टेशन एज ट्रांसलेशन जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं और इसको दूसरे संदर्भ में जानते हैं, समझते हैं। तो एडेप्टेशन एज ट्रांसलेशन के दायरे में देखें तो प्राकृतिक कथाओं का लक्ष्मी बल्लभ ने जो है संस्कृत में रूपांतरण किया, अनुवाद किया। इसी के साथ साथ जैन ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ। जैन ग्रंथ जो जैन मुनियों ने अपनी रचनाएं लिखी, जिसमें पंचसंग्रह, विसंत विसिका, कंपयमणि आदि का संस्कृत में अनुवाद हुआ है। बहुत से जैन मुनियों की रचनाओं का अनुवाद संस्कृत में हुआ, और ये एक विपरीत दिशा कही जा सकती है। जो प्रमुख यानी मेन स्ट्रीम से ये जो है पेरिफेरी की दिशा में आने की जो कोशिश हो रही थी, उसके उलट सेंटर टू पेरिफेरी यानी प्रमुख भाषा से जो अन्य भाषाओं में अनुवाद की जो स्थिति थी वो नहीं, बल्कि तथाकथित गौड़ भाषाओं से संस्कृत में अनुवाद की जो पद्धतियां मिलती हैं, उसका अनुपम उदाहरण ये दिखाई देता है। वो भी गुप्त काल में हुआ। कम्मपयणि, इसका संस्कृत में अनुवाद किया गया।
इसी तरह से हम देखें तो जो जैन की रचनाओं का संस्कृत में अनुवाद होना इस बात का भी प्रमाण है कि जैन धर्म का भी प्रभाव था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गुप्त काल था वो उदार मना था, उसमें सभी के लिए अवकाश था। संस्कृत के उत्थान का काल तो था ही, लेकिन किसी भाषा के दमन का काल नहीं था। सर्वग्राही संस्कृत थी, इंक्लूसिवनेस था उस समय, इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है। और अनुवाद में जब तक समावेशी पद्धतियां नहीं आ सकती हैं तब तक अनुवाद हो ही नहीं सकता। नहीं तो एक भाषा का वर्चस्व होगा और ये माना जाएगा कि जो उस भाषा में उपलब्ध है वही श्रेष्ठतम है, अन्य किसी भाषा से आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं। इस दृष्टि से अनुवाद को सीमित कर देने की बात मानी जा सकती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। इसलिए एक उदार काल था, एक बहुत स्वर्णिम युग माना जाता है उस दृष्टि से। फिर हम देखें मराठी से भी अनुवाद हुए, और मराठी में जो रचनाएं लिखी गई वो अनेक रस में भी लिखी गई, अनेक रसों में भी रचनाएं लिखी गई। यहाँ तक कि श्रृंगार रस की रचनाओं का भी अनुवाद हुआ, जैसे गाहा कोश का गाहा गाथा सत्सई नाम से अनुवाद दिखाई देता है। तो ये व्यापक परिप्रेक्ष्य से ये चीजें सामने आती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उनका कैसे रूपांतरण होता है, तो उस दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। तो वाल्मीकि रामायण, मेघदूत, कालिदास का की ही रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका छायानुवाद हुआ, व्यापक पैमाने पर हुआ। और इसमें हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे महावीर चर्यु, पयुम चर्यु, इसमें जो है राम कथा के प्रसंगों को, पयुम चर्यु राम कथा के प्रसंग से जुड़ा हुआ काव्य है। इसी तरह से श्रृंगार से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। इसी तरह से हम देखें तो कैसे जो है अन्य रचनाकार उसको भावनात्मक रूप से अभिग्रहित करते हैं, उसका रिसेप्शन करते हैं और उनको कैसे ले जाते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो हम देखें कि कैसे उस दौर में याश के निघंटु से लेकर के और बृहद कथा चरित तक की हर तरह की रचनाओं के अनुवाद प्राचीन भारत में हुए हैं और विस्तार से हुए हैं, और दूसरी भाषाओं में भी उनको खोजने की और कोशिश की गई है। तो वैचारिक आदान प्रदान भी हुआ, भाषिक स्तर पर भी आदान प्रदान हुआ, छायानुवाद भी हुआ, भावानुवाद भी हुआ, और जो है शब्दानुवाद भी हुआ। इसके अनेक उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। अगर हम तुलनात्मक विवेचन करें तो भाषिक स्तर पर भी ये अंतरण दिखाई देता है, और जो है सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी अंतरण दिखाई देता है। तो अभी हमने प्राचीन भारतीय अनुवाद सिद्धांत के संदर्भ में आपसे चर्चा की। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी समझी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।